हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक की सबसे पॉपुलर सीरीज जो कि सोल लैंड थी वो अब खत्म हो चुकी है और इसके खत्म होती ही सोल लैंड 2 स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने भी सोल लैंड 1 नहीं देखा है वो भी इस सीजन 2 को देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें थोड़े से बेसिक्स पार्ट को ही लिया है, बाकी कहानी पूरी की पूरी डिफरेंट चल रही है। एपिसोड शुरू होता है और हमें फर्स्ट सीजन के मेन लीड टैंग शैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने 99 लेवल को अचीव करने के बाद अब गॉड किंग बन चुका है और गॉड बनने के बाद वो अब गॉड रिल्म में रहता है। अब उसे इस गॉड रिल्म में 10,000 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस मेहनत से उसने अपना टैंक सेट एस्टैब्लिश किया था वो एकदम डिक्लाइन पे पहुंच गया है। आगे वो मॉर्टल लैंड की ज्योग्राफी के बारे में बताता है कि उस डूलो कॉन्टिनेंट में 2 सेक्ट हुआ करते थे। अभी सन एंड मून के कॉन्टिनेंट ने डूलो कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, जिसके कारण डूलो कॉन्टिनेंट 4 बड़े बड़े एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसी डूलो कॉन्टिनेंट में जहां टैंक सेट के वेपन्स छुपे हुए थे, समय के साथ टैंक सेट भी डिक्लाइन कर जाता है। इसी की चिंता टैंक सेट को सता रही होती है। अब चूंकि वो गॉड किंग है, उसकी भी कुछ बाउंड्रीज है, इसलिए वो मॉर्टल रिल्म में अब इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसे होप है, क्योंकि अभी अभी मॉर्टल रिल्म में एक नए सितारे ने उदय लिया है। यही वो सोल मास्टर होगा जो टैंक सेट को दोबारा से रिवाइव करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डूलो कॉन्टिनेंट में कोई भी कल्टीवेशन या मार्शल आर्ट्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ मार्शल स्पिरिट्स होते हैं। जिसको भी अपने लेवल हाई करने होते हैं उसे सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। अब ये सोल रिंग किसी की भी हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लांट हो सकता है। जो भी इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करता है उन्हें सोल मास्टर कहा जाता है। साथ ही जो एनिमल्स या बीस्ट या प्लांट जितने भी पुरानी होती है उनके सोल रिंग उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। गाइस, पिछले सीजन से बस इसी बेसिक को लिया जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम उसी नए सितारे को देखते हैं, जो कि एक लड़का होता है और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसी की रोशनी उस गॉड रिल्म में पहुंचती है, जिसके बारे में अभी टैंक सेन कह रहा था। अब हमें उसी डूलो कॉन्टिनेंट के वो जो 4 बड़े अंपायर होते हैं उनमें से एक अंपायर को दिखाया जाता है, जिसका नाम व्हाइट टाइगर सेक्ट होता है। उस पूरे अंपायर का जो ड्यूक होता है, जिसे किंग कहते हैं, उसके पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ वही लड़का पहुँचता है जिसका सामना उन 2 गार्ड से होता है। ये दोनों गार्ड उसे रोकते हैं और उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं, जिसपे वो अपना नाम यू हाओ बताता है। उनमें से एक गार्ड यू हाओ को यंग मास्टर कहता है, जिसपे यू हाओ से कहता है कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये ड्यूक उसका फादर है। कहानी आगे अलग अलग तरह से बताई गई है, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए मैं एक ही साथ इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहाँ के जो ड्यूक होते हैं उनका नाम दाओ होता है। उनका दिल वहाँ की काम करने वाली एक मेड पे आ जाता है। अब उस ड्यूक का और उस मेड का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके कारण उन्हें एक लड़का होता है और ये लड़का वही यू हाओ होता है। यहाँ ड्यूक की जो पत्नी महारानी होती है वो उस मेड से और उसके बेटे से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। ड्यूक तो यू हाओ को यहाँ अपने सन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन जब वो जंग लड़ने के लिए बाहर गया, महारानी ने उस मेड और यू हाओ को उस महल से बाहर निकाल दिया और उन्हें शेड में रहने पे मजबूर कर दिया। उनके साथ जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था और खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। इसके कारण यू हाओ की जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। इसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मरते हुए वो यू हाओ को एक व्हाइट टाइगर डैगर देती है, जो कि उस ड्यूक की निशानी होती है। यहाँ यू हाओ अपनी माँ के मरने से बहुत ज्यादा दुखी था और वो उनकी ग्रेव के पास ये शपथ लेता है वो अपनी माँ के नाम को क्लियर करके रहेगा और उनपे जो लांछन लगा था वो उसे हटा देगा। उसके ऐसा करने के लिए 10 साल 100 साल या कितने भी साल लग जाएंगे, वो ऐसा जरूर करेगा। वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अब इस पैलेस में नहीं रहेगा। अब चूंकि उसकी सोल पावर 10th लेवल पे पहुंच चुकी है, तो अब वो सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है और एक महान सोल मास्टर बनेगा। अब अपनी इस नई जर्नी की वो शुरुआत करता है। अपने पहले सोल रिंग के लिए वो उस दाओ फॉरेस्ट में जाने की सोचता है, जो उस डोलो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फॉरेस्ट था। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते यू हाओ को 6 दिन लग जाते हैं। वो जंगल इतना बड़ा होता है कि उसे बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी। अब उसे सोल रिंग पाने के लिए एक सोल बीस्ट को मारना था, तभी वो सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर पाएगा। यू हाओ अपनी इस जर्नी के कारण बहुत ज्यादा थक जाता है और पानी पीने के लिए एक जगह रुकता है, जहाँ उसे मछलियाँ दिखती हैं और अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर से उन मछलियों को आसानी से लोकेट करके उन्हें मार देता है। यू हाओ मछलियों को ग्रिल करने लगता है। जैसे उन्हें खाने वाला होता है, उसके पास एक लड़की आती है जो उसकी मछली को ले लेती है और खाने लगती है। इस लड़की का नाम यहाँ तैंगिया होता है कि तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है जो अपना नाम बीबी बताता है। वो तैंगिया से कहता है कि अभी इस लड़की ने ये मछली खाई भी नहीं और तुम इसकी मछली खा रही हो। इस पे यू हाओ उसे भी मछली ऑफर करता है। यहाँ तीनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन यू हाओ उनसे यहाँ अलविदा लेता है, क्योंकि उसे वो दाओ फॉरेस्ट के अंदर जाना था। उसे वहाँ का रास्ता तो बता देता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ यू हाओ की जो सोल पावर है वो काफी ज्यादा वीक है और मुझे नहीं लगता कि वो सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में है। उसी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ उन जंगल के एकदम अंदर चला जाता है।
भी उसे अपने आसपास एक बीस्ट के होने का एहसास होता है। अचानक से एक बहुत बड़ा बीस्ट उस पर हमला करता है। ये बीस्ट जो होता है एक लंगूर होता है और यहाँ यू हाउ से ये इतना बड़ा था कि उस लंगूर की एक उंगली के बराबर वो यू हाउ होता है। लेकिन यहाँ यू हाउ अपने व्हाइट डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को मार देता है। लेकिन इस फाइट के दौरान यू हाउ भी काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था। अब हम देखते हैं कि जैसे वो सोल बीस्ट मरता है कि अंदर से व्हाइट सोल रिंग अपीयर होती है और ये यू हाउ का पहला सोल रिंग होने वाला था। लेकिन यू हाउ की यहाँ सोल पावर इतनी ज्यादा वीक होती है कि वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक आइस मॉन्स्टर आ जाता है और उसके आते ही वो सारी सराउंडिंग आइस में तब्दील होने लगती है। हाउ भी उस मॉन्स्टर के आने से पूरी तरह जम जाता है और हम देखते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो अर्थवॉर्म जो होता है वो यू हाउ के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि फाइनली मुझे एक ह्यूमन मिल गया जिसके मेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन इस एबिलिटी के होने के बावजूद भी इसकी बॉडी काफी वीक है। कि तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक ब्लैक होल जैसी एंटिटी वहाँ पे आ जाती है जो अब यू हाउ के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना चाहती थी। इस पे वो आइस फॉर्म मुझसे कहने लगता है कि आखिर कौन है जो इस ह्यूमन के लिए मुझसे कम्पीट करना चाहता है। जिसपे वो एंटिटी उसे बताता है कि सन, मून और स्टार सारे उसके रीच के अंदर आते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा और कोई नहीं है। जिसपे वो आइस फॉर्म से ये कहते हुए वहाँ से भगा देता है कि इस ह्यूमन को ढूंढने में मुझे काफी साल लग गए क्योंकि इसके पास यूनिक मेंटल एट्रीब्यूट है और कोई भी मुझे इसके माइंड पे कब्जा करने से नहीं रोक सकता। आगे वो आइस वर्म यू हाउ के पास आके अपने आप को उसके माइंड से मर्ज कर देता है। आगे यहाँ यू हाउ के पूछने पर कि आखिर वो किससे बातें कर रहा है और कहाँ है, वो आइस वर्म उसे बताता है ये उसकी माइंड की आइज है जिसे यू हाउ का स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ये यू हाउ की माइंड की आइज ही उस आइस वर्म के लिए नया घर होंगी। आगे वो आइस वर्म अपने आप को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम स्काई ड्रीम है। वो उस ड्यूली कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट बीस्ट है जो कम से कम 1 मिलियन साल पुराना है और उसने यू हाउ की मेमोरी को पूरी तरह इम्प्रिंट कर दिया है। अब ये सुनते ही यू हाउ को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है जिससे स्काई ड्रीमर उससे कहता है कि तुम तो एकदम फूल हो। मैं तुम्हें फिर से शुरुआत से बताता हूँ कि तुम्हारी जो आइज है वही तुम्हारी मार्शल सोल है। इसे तुम अपनी स्पिरिट आई भी कह सकते हो और तुम्हें अपनी पावर को अनलीश करने के लिए तुम्हारी जो सोल पावर है उसको स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना होगा और ये पावर्स तुम्हारी स्पिरिचुअल आई से रिलीज होंगी। वो जगह जहाँ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर अभी तक स्टोर है वो तुम्हारी मन की आंखें हैं। ये स्काई ड्रीम उसे बताता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम मेरे पहले सोल रिंग हो। ये सुन के यू हाउ बहुत सरप्राइज रह जाता है कि वो सोल रिंग एक्वायर करने निकला था और अब वो खुद एक सोल रिंग बन गया है। आगे वो स्काई ड्रीमर से कहता है कि तुम खुद 1 मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हो। तुमने खुद कहा कि मैं तुम्हारी सोल रिंग हूँ, जबकि सोल रिंग प्राप्त करने की लीज स्टेज कम से कम 400 साल है। तो तुमने काफी देर नहीं कर दी यहाँ पे। इसमें वो स्काई ड्रीमर कहता है कि मैं तुम्हें कभी बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ये जान लो कि मैं मरने वाला था और मेरे पास तुम्हें चूज करने के अलावा कोई चांस नहीं था। आगे वो कहता है कि मैं सिर्फ 400 ईयर्स के सोल रिंग को ही अब्सॉर्ब करने की पावर रखता हूँ और जब तुम मेरे सामने आए जिसकी एग्जैक्ट सोल रिंग की पावर 400 साल पुरानी है, मैंने तुम्हें झट से एक्वायर कर लिया। आगे स्काई ड्रीमर यू हाउ से कहता है ये जो तुम 10 लाइट बॉल्स देख रहे हो ये 10 लेयर्स ऑफ सील है जो मैंने सेट किए हैं। यही मेरी फर्स्ट पावर है जो मैं अपनी फर्स्ट सोल रिंग को दे रहा हूँ, मीन्स यू हाउ को दे रहा हूँ। जैसे जैसे तुम अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करोगे तुम्हारी पावर्स की एबिलिटीज लेवल अप होती जाएंगी। साथ ही तुम्हारी जो सोल रिंग की पावर है जो अभी काफी लिमिटेड है वो भी इंक्रीज कर जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे यू हाउ सोल रिंग्स को एक्वायर करेगा उसकी जो पुरानी सोल्स रिंग रहेंगी उसकी भी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सुन के यू हाउ हैरान रह जाता है कि सोल रिंग की पावर्स भी चेंज होती हैं क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। ये स्काई ड्रीमर उसे बताता है कि जबकि मैं 1 मिलियन ईयर्स पुराना सोल बेस्ड हूँ, मेरी जो फर्स्ट सोल रिंग होगी जो कि तुम हो उसे मैं कुछ और इनकारनेट करूंगा और ये होंगे 4 सोल स्किल्स। किंतु मैं अभी सोल बोन तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्शल सोल जरूर दे सकता हूँ। ये सुनकर तो यू हाउ एक्साइटेड हो जाता है कि उसे 4 न्यू सोल स्किल्स मिलने के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्शल सोल भी मिलने वाला है। इस पे स्काई ड्रीमर कहता है कि हो ना मैं कितना अमेजिंग, लेकिन याद रखना 4 स्किल्स होंगी, तुम्हें आगे जाके पता चलेंगे कि ये कौन सी है। लेकिन तुम यहाँ ज्यादा एक्साइटेड मत होना क्योंकि ये 4 स्किल्स सिर्फ तुम्हारी सपोर्टिंग स्किल्स होंगी, तुम्हारी फाइट में ज्यादा यूजफुल तो नहीं होंगी। लेकिन याद रखना तुमने किसी को भी नहीं बताना है कि तुम्हारे पास 4 सोल स्किल हैं, वरना सारे के सारे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे 4 स्किल को एक्वायर करने के लिए। आगे वो उसे ये भी कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी आइस एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे तभी एक्वायर कर पाओगे जब तुम अपनी पहली सोल रिंग को हासिल कर लोगे।
आगे तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना होगा और बहुत ध्यान से अपनी सोल रिंग चूज करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा ताकि तुम्हें एडवाइस दे सकूं कि तुम्हें कौन सी सोल रिंग चूज करनी है। लेकिन अभी तुम बहुत वीक हो और आगे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें एक बहुत लंबा सफर तय करना होगा। इस पे युवाओं से कहता है कि कोई भी टॉप पोजीशन पे सिर्फ एक ही स्टेप से नहीं पहुंच सकता, एक एक स्टेप ही लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। खुद के हार्ड वर्क और एफर्ट्स पे ही निर्भर होते हुए उसे अचीव करना पड़ता है ट्रू सक्सेस को। अब ये सब ज्ञान की बातें जब युवाओं कर रहा होता है तो स्काई ड्रीमर दूसरी तरफ उबासी ले रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई ड्रीमर उससे कहता है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। युवाओं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और अपने सामने बीबी और तांगिया को देखता है जो उसकी केयर कर रहे होते हैं। युवाओं अपनी स्पिरिचुअल आई से तांगिया की सोल रिंग को देखता है क्योंकि 2 सोल रिंग होती हैं और दोनों ही 100 साल पुरानी होती हैं। इधर बीबी के पास 3 सोल रिंग होती है, इनमें से 2 100 साल पुरानी होती है और तीसरी 1000 साल पुरानी थी। ये बहुत हाईएस्ट रेशियो होता है। यहाँ युहाओ सोचता है कि बीबी उससे सिर्फ 5 या 4 साल बड़ा है और उसकी सोल लेवल 30 तक पहुंच गई है, जबकि युहाओ यहाँ पे सिर्फ 10 लेवल पे है। अब ये सब युहाओ सोच रहा होता है कि देखते हैं कि खतरा उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। 1000 साल पुराना धतूरा स्नेक उन पे अटैक करने ही वाला होता है। तांगिया एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे इस धतूरा स्नेक की सोल बीस्ट चाहिए जो कि 1000 साल पुरानी है। इस पे बीबी उसे कहता है कि तुम यहाँ युहाओं को प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हें इस धतूरा स्नेक की सोल रिंग लेने में मदद करूंगा। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगिया के पास ब्लू सिल्वर प्लांट होता है जो कि काफी रेयर होता है। वो धतूरा स्नेक इन पे अटैक करने ही वाला होता है कि यही हमारा एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस फॉरेस्ट में धतूरा स्नेक के आ जाने से तांगिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो 1000 साल पुराना बीस्ट होता है जिसकी सोल रिंग तांगिया को चाहिए थी। अब ये धतूरा स्नेक इन लोगों को चेस करने लगती है कि तभी तांगिया और युहाओ को लेके वहाँ से भागती है। इधर बेबी अपनी लाइटनिंग स्किल से उस पे अटैक करता है जिसे देख के तांगिया बताती है बेबी एक स्ट्रॉन्ग अटैक का सोल मास्टर है जिसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग की है, लेकिन इस धतूरा स्नेक के इतने ज्यादा फास्ट होने के कारण वो उस पे अटैक नहीं कर पा रहा। ये सुनते ही यहाँ युहाओ सोचता है कि आज से पहले किसी ने भी उसकी माँ के अलावा उसे इस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया। अब यहाँ वो बीबी की मदद करने की सोचता है जिसपे वो जो स्काई ड्रीमर होता है जो अब युहाओ के माइंड से कनेक्ट हो चुका है क्योंकि वो युहाओ की फर्स्ट सोल रिंग है, तो वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपना पहला सोल स्किल यूज करना चाहिए जो कि मेंटल डिटेक्शन का है। वो स्काई ड्रीमर ने जो युहाओ को 4 स्किल दिए होते हैं उनमें से ये पहली स्किल होती है। इसके अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है। अब उसकी स्पिरिचुअल आई ओपन होती है और वो अपनी इस स्किल को तांगिया और बीबी के साथ शेयर करता है जिससे उनके लिए समय काफी धीरे हो जाता है और वो अपनी 30 मीटर की रेडियस में होने वाली हर एक मामूली चेंज को भी आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे थे। उसकी इस स्किल की मदद से वो जो धतूरा स्नेक जो इतनी फास्ट मूव कर रहा था वो एकदम स्लो मोशन में इनके सामने आता है, जिसपे बीबी अपनी सेकंड सोल स्किल जो कि माइटी थंडर बोल्ट होता है इससे उस धतूरा स्नेक पे अटैक करता है। इससे वो स्नेक अधमरा सा हो जाता है। तभी वो तांगिया को आवाज देता है ताकि वो उस धतूरा स्नेक को किल कर सके क्योंकि जो सोल बीस्ट को जान से मारेगा सिर्फ वही उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे हम देखते हैं तांगिया उस सोल बीस्ट को जान से मार देती है जिससे उसकी सोल रिंग अपेयर होती है और अब तांगिया उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। यहाँ बेबी युहाओ को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी मदद के ही कारण उन दोनों ने इस स्नेक को आसानी से मार गिराया। आगे वो बताता है कि तांगिया अपने 30 लेवल को क्रॉस कर चुकी थी और उसे अब एक 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट की जरूरत थी, इसीलिए वो उस दाव फॉरेस्ट में आए थे ताकि वो उसके लिए एक सोल रिंग को फाइंड कर सके। आगे यहाँ युहाओ के पूछने पे कि तांगिया की मार्शल सोल आखिर किस चीज की है, बेबी उसे बताता है कि इसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट की है। अब ब्लू सिल्वर प्लांट सुन के युहाओ यहाँ सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा सुन रखा है जो कि तैंग सेक्ट का फाउंडर जो कि अब सी गॉड बन चुका है उसकी भी मार्शल सोल यही ब्लू सिल्वर प्लांट की थी। इस पे बीबी उसे पूछता है क्या तुम भी सी गॉड तैंगशन के बारे में जानते हो। इस पे युहाओ उसे बताता है कि कौन ही होगा इस ड्यूलू कॉन्टिनेंट में जो उन्हें नहीं जानता होगा। वो एक महान लेजेंड थे जिनकी कहानियां अक्सर मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। किस तरह 10,000 साल पहले तैंग सेक्ट के जो फर्स्ट लीडर थे तैंगशन, उन्होंने श्रेक 7 डेवल को लीड करते हुए अनबीटेबल मार्शल सोल एम्पायर को हराया था जिससे इस डोलो कॉन्टिनेंट की पूरी ज्योग्राफी ही बदल दी और उन्हें सोल मास्टर्स के लिए एक नई फ्यूचर डेवलप किया और आखिरकार वो 99 लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए गॉड बन गए और फिर इमॉर्टल बन गए और फिर गॉड रेल्म को इनहेरिट किया। बेसिकली ये लोग यहाँ सी गॉड तैंगशन के बारे में बोल रहे थे जो कि सोल लैंड फर्स्ट का मेन कैरेक्टर था और यहाँ ये इसी की कहानी का जिक्र कर रहे थे।
अब इस पे यहाँ बीबी बताता है कि बेशक ब्लू सिल्वर प्लांट एक अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तैंग या इम्पीरियल तैंग शैन के लेवल से कोसों दूर है। आगे बीबी उसे ये भी बताता है कि अभी तैंग या हमारे तैंग सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि यूहाओ ने बहुत ज्यादा अपनी सोल पावर को यूज कर लिया होता है, जिसके कारण उसे कमजोरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसपे बीबी उसे हील करने लगता है। इधर तैंगिया भी उस सोल रिंग को ऑब्जर्व कर चुकी थी। आगे यूहाओ की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने तैंगिया को पाता है, जिसे देख के वो डर जाता है, जिसपे तैंगिया उसे ये ऑफर देती है क्यों ना तुम हमारे तैंग सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ। ये वो बताती है कि हमारा तैंग सेट इस पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब वो डिक्लाइन होने की कगार पे है, लेकिन फिर भी उसमें जो स्किल्स है वो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। उसे वो एक जुआन टियान का रिकॉर्ड देती है जिसमें सारे के सारे ट्रेजर्स के बारे में बताया गया है। ये ट्रेजर्स वही होते हैं जिसे तैंग शैन ने खुद डिस्कवर किया था, जिनमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो सिर्फ तैंग क्लैन के ही डिसिपल यूज कर सकते हैं। आगे वो एक एक करके उन स्किल्स के बारे में बताने लगती है, जिनमें होता है तैंग शैन का घोस्टली ट्रेस, दूसरा है पर्पल डेमन आई और जुआन यू हैंड। इसके साथ और भी कई स्किल्स होते हैं। आगे वो कहती है कि अब जबकि उस सेक्ट की लीडर मैं हूँ और सिर्फ बीबी और मैं ही बचे हैं, तो हम तीनों मिलके फिर से हमारी तैंग क्लैन की ग्लोरी को रिवाइव करेंगे, जिससे हमारा फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। अब ये सुनते ही यहाँ यूहाओ डिसाइड कर लेता है कि वो तैंग सेक्ट को ज्वाइन करेगा, और वैसे भी अब उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अभी इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है क्योंकि उसकी जो मार्शल सोल है वो अभी म्यूटेड है। अब चूंकि उसकी लाइफ में सबसे लकीएस्ट थिंग यही हुई है कि ये इन दोनों से मिला है, जिसने काफी बार इनकी जान बचाई है, इसलिए वो उनके साथ मिलकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए डिसाइड करता है। अब ये सुन के तैंगिया यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि पहले हमें इस ड्यू फॉरेस्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज सोच रखा है। आगे वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ बीबी अपने पावर्स का यूज करके बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेता है। अब आगे ये लोग फिश को ग्रिल करते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो तैंगिया है वो कुकिंग में बहुत ही बैड है। उससे तो फिश को अच्छे से पकाया नहीं जाता, वो तो उसे जला भुना के राख कर देती है। तभी यूहाओ अपनी बनाई हुई फिश उसे ऑफर करता है, जिसे खा के तानिया तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि उसने आज से पहले इतनी टेस्टी ग्रिल्ड फिश कभी नहीं खाई। ये अपनी मेल लेने के बाद जो बीबी होता है वो यूहाओ को तैंग क्लैन की अनलिमिटेड स्किल्स को शो करने लगता है, जिसमें वो एक एक करके उन सारे स्किल्स के बारे में बताता है, जैसे कि पर्पल डेमन आई, फिर आगे वो जुआन यू हैंड और फिर घोस्टली ट्रेस के बारे में बताता है। आगे वो उसे 100 हिडन वेपन स्किल्स को भी शो करके दिखाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बीबी यूहाओ को बेसिक्स टेक्निक सिखा रहा होता है, लेकिन यूहाओ के यहाँ मेरिडियन काफी थिन और नैरो है, जिसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी है और उसकी कल्टीवेशन के कॉन्स्टिट्यूशन काफी वीक है, जिसके कारण उसे इन स्किल्स को सीखने में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आती है। आगे बीबी को ये भी लगता है कि यूहाओ के यहाँ जो पावर लेवल है वो 10th है और ये भी उसने काफी मुश्किलों से ही अचीव की होगी। अब यहाँ हम उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट होते हुए देखते हैं। आगे वो लोग अपनी जर्नी तय करते हुए अपनी मंजिल तक आखिर पहुँच ही जाते हैं, जो कि होता है श्रेक सिटी। और ये श्रेक एकेडमी इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एकेडमी है, जहाँ बहुत ही ज्यादा खानदानी और रिच पीपल ही स्टडी कर सकते हैं। और ये जगह इतनी ज्यादा इलाइट है कि सारे के सारे सीट्स इसमें रिजर्व रहते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल लोग ही इस एकेडमी में इनरोल करवा सकते हैं। अब इस एकेडमी को देखते ही यूहाओ की यहाँ तो आंखें चकमगा जाती हैं। आगे के एपिसोड में अब हमें ये बताया जाएगा कि इस श्रेक एकेडमी में यूहाओ को इनरोल करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन इसमें तो ये तय है कि यहाँ यूहाओ का साथ बीबी और तांगिया तो जरूर देंगे। सो गाइस, हमारा एपिसोड यही होता है खत्म। आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ श्रेक एकेडमी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में देखा था, इसका रिकैप मैं आपको किए देती हूँ। अब श्रेक एकेडमी की हिस्ट्री ये होती है कि तैंग शैन के जो फाउंडर्स होते हैं वो सारे के सारे श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट थे और श्रेक एकेडमी के सारे ग्रेजुएट्स ने मिलकर तैंग क्लैन को एस्टैब्लिश किया था, जिसके कारण तैंग सेक्ट को हमेशा से ये प्रिविलेज दी गई कि उनके एक स्टूडेंट को फ्री कोटा के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा और इसके लिए वो चाहे किसी भी लेवल पे हो उसका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। इस चीज का फायदा उठा के तांगिया और बीबी जो होते हैं वो यूहाओ का रजिस्ट्रेशन श्रेक एकेडमी में करवा देते हैं। आगे वो लोग उस पूरे एकेडमी का टूर भी करवाते हैं, जिससे काफी बातें सामने आती हैं कि किस तरह 4000 साल पहले सन मून क्लैन ने डोलो कॉन्टिनेंट पे हमला किया था। उसके फर्स्ट बैटल में उन्होंने उस सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल किया था। अब गाइस, ये सोल गाइडेंस टूल ना आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को समझो, उनकी ये आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है कि वो इसका सामना नहीं कर पाए।
तभी श्रेक एकेडमी का जो डीन होता है वो इस लड़ाई में कूद जाता है। उन्होंने उस समय उस पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी सोल मास्टर थे, टोटल 60 थे, इसके साथ मिल करके उस सन मून क्लैन पे अटैक किया। इसके कारण वो जीत तो जाते हैं, लेकिन यहीं से तैंग शिफ्ट का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ रेयर जीनियस ही सोल मास्टर बन सकते थे और बाकी की जो ऑर्डिनरी लोग रहते थे उनकी सोल पावर काफी वीक होती थी। इसके कारण वो सोल रिंग को एक्वायर नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनका रुझान उस सोल गाइडेंस टूल की तरफ बढ़ गया, जो ऐसी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिससे सारी चीजें चलती थी। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते थे, तो सारे के सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो कॉन्टिनेंट के नोबल और इलाइट लोग थे, मींस के सोल मास्टर, उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो सोल गाइड है वो उनकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है, और वैसे भी जो सोल गाइड थी वो उनके सोल पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, जिसके कारण उन सोल मास्टर पे इसका विपरीत परिणाम हुआ। तो उन्होंने ये आधुनिक टेक्नोलॉजी सोल गाइड को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। साथ में हमें वहाँ का मॉडर्नाइजेशन भी दिखाया जाता है, जहाँ आम लोग भी उस सोल गाइड की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी जिंदगी आसान कर चुके थे। सारी जगह बसेस, ट्रेन और एलिवेटर्स भी होते हैं जो उस सोल गाइड से निकली हुई पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं। अब ये बात तो थी इसकी हिस्ट्री का। आगे इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं कि उस श्रेक एकेडमी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। पहला ब्रांच ऑट साइड कोर्टयार्ड का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। अब ये जो ऑट साइड कोर्टयार्ड होता है उसमें 3 एम्पायर्स के द्वारा रिकमेंडेड किए हुए स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। बीबी और टैंगिया भी इसी कोर्टयार्ड के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। इसके इनर कोर्टयार्ड के बारे में बात करते हैं, जहाँ सिर्फ सोल मास्टर ही स्टडी कर सकते हैं। कहा जाता है कि यही इनर कोर्टयार्ड के ही स्टूडेंट को ही श्रेक एकेडमी का रियल स्टूडेंट्स कहा जाता है। अगर सोल मास्टर इसमें ग्रेजुएट कर लेते हैं तो सिर्फ उन्हें ही मॉन्स्टर के खिताब से जाना जाएगा। इसमें स्टडी करने वाले कोई आम बंदे नहीं होते हैं, उन्हें जीनियस होना पड़ेगा, साथ ही उनकी यहाँ लेवल्स भी काफी ज्यादा हाई होती है। अब इस बात को एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि एक बार बेबी एक सीनियर स्टूडेंट्स को स्टॉप फॉरेस्ट में देखता है, जिसने 10,000 मिलियन पुराने एक ओल्ड बीस्ट को मात्र अपने हाथों से मार गिराया था और उसे जिंदा पकड़ करके वो इस एकेडमी में लाया था। ये उसका कोई चैलेंज एग्जामिनेशन नहीं होता, बल्कि उस एकेडमी का दिया हुआ एक असाइनमेंट होता है। जो भी असाइनमेंट को पूरा करता है उसे ही रहने दिया जाता है और बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ बीबी और टैंगिया भी 3 सालों के अंदर उस चैलेंज एग्जामिनेशन को देने वाले हैं और उस चैलेंज को देने के बाद ही वो इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स को ही श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का खिताब मिलेगा और यही नए 7 श्रेक मॉन्स्टर जो होंगे वो फिर से टैंग्स एक्ट को रिवाइव करेंगे और इस इनर कोर्टयार्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट 1 मिलियन में 1 होते हैं। अब इसका कंपैरिजन आप इस तरह कर सकते हैं कि यूहान ने फर्स्ट एपिसोड में जिस सोल बीस्ट को मारा था वो सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड होता है और उसी को हराते हराते यूहान तो यहाँ बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ बीबी ने अपने जिस सीनियर स्टूडेंट की बात की होती है उसने 10,000 मिलियन साल पुराने सोल बीस्ट को मारा था। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि उस इनर कोर्टयार्ड में जाने के लिए कितनी हाई लेवल की जीनियस होना जरूरी है। ये बीबी उसे 2 ब्रांचेस के बारे में बताता है, जिसमें एक ब्रांच मार्शल सोल का ब्रांच होता है तो दूसरी ओर उसी आधुनिक टेक्नोलॉजी सोल गाइडेंस का ब्रांच होता है। उस पूरे एकेडमी में टैंग शिफ्ट का जो फाउंडर टैंग शैन होता है उसके तो बड़े सारे स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स लगाए होते हैं, साथ ही उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू और मॉन्यूमेंट वहाँ लगा हुआ होता है और उसके साथ जो पिछले सीजन के फॉर्मर 7 श्रेक मॉन्स्टर होते हैं उन्हीं का भी स्टैचू था। अब इन्हीं 7 श्रेक मॉन्स्टर में से 3 जोड़ों ने आपस में शादी कर ली होती है। अब उन्हीं में से जो एक के जो वंशज होते हैं वो यूहाओ के पिता ड्यूक से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ यूहाओ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस ड्यूक का अपना पिता मानता ही नहीं। अब यूहाओ का तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसे यूनिफॉर्म भी दे दिया जाता है, उसे एक रूम भी अलॉट किया जाता है। उस रूम में यूहाओ के साथ यहाँ उसका रूममेट भी था। अब जैसे वो अपने रूम में जाता है उसका सामना उसके रूममेट से होता है। इसका नाम वांग दांग होता है और इसकी आंखें बहुत ही प्यारी होती हैं, जिसे देख करके यूहाओ यहाँ मनमोहित हो जाता है। अब जितनी भी मैंने सीरीज देखी है ना गाइस, इससे मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये जो वांग दांग का कैरेक्टर है इसमें एक बहुत बड़ा हिडन प्लॉट छुपा है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी और ये पूरी की पूरी मेरी थ्योरी है। आगे यहाँ वांग दांग यूहाओ को अपना रूममेट होने के लिए कुछ रूल्स बताता है, जिसमें पहला होता है कि वो डॉर्मेटरी से किसी भी दूसरे स्टूडेंट को यहाँ नहीं लाएगा, दूसरा वो यहाँ पे नंगा नहीं घूमेगा और तीसरा कि इस जगह की पूरी साफ सफाई सिर्फ उसे ही करनी होगी, चौथा सोते हुए उसे कोई भी खराटों की आवाज नहीं आनी चाहिए, पांचवा होता है कि अपने काम से काम रखना और मेरे मामले में दखलंदाजी मत करना। लास्टली वो उसे ये भी रूल बताता है कि इस पूरे रूम की और यहाँ के आसपास की सफाई भी उसे ही करनी होगी। फिर यूहाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। इस पे वांग दांग उसे कहता है कि अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दूंगा और अगर विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देख लो। आगे वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ वांग दांग उससे कहता है कि इस श्रेक एकेडमी से तुम्हारा नाम आज के बाद से हट जाएगा। अब नीचे इनकी फाइट शुरू होती है जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स की थी।
इनके बीच यहाँ पे काफी अमेजिंग फाइट होती है और ये पैर वाला सीन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ यूहाओ की जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है ना, वो अब भी वीक होती है क्योंकि उस दाओ फॉरेस्ट में हुए इंसिडेंट्स के कारण वो अब तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। यहाँ वॉक डाउन यूहाओ पे भारी पड़ रहा होता है और यूहाओ के भी पसीने छूट रहे होते हैं और उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो जल्दी हार जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि बीबी ने यूहाओ को जो थोड़ा बहुत टैंक एक्ट के स्किल्स को सिखाया होता है वो उसका भी यूज कर रहा होता है, लेकिन इन सब से बात नहीं बनती और वीकनेस के कारण वो उस रेलिंग से कूदने ही वाला होता है कि यहाँ अपने फर्स्ट रिंग स्काई ड्रीमर को आह्वान करता है। अब जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई ड्रीमर ने ये कहते हुए एक लंबी स्लीप में चला जाता है, जब तक तुम अपने न्यू लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते मैं तुम्हारे सामने अब अपेयर नहीं होऊंगा, लेकिन अगर तुम किसी डेंजर में पड़ते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे मदद कर सकता हूँ। यहाँ यूहाओ उसी के द्वारा दिए गए उन 4 सोल स्किल में से एक का इस्तेमाल करता है। अब ये जो स्किल होती है वो सोल शॉक की होती है और आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई से इसे रिलीज करता है। यहाँ वोंग डोंग को एक जोर का शॉक लगता है। यहाँ यूहाओ वोंग डोंग को दबेश लेता है जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उससे कहता है कि मैं अब हार मानता हूँ। यूहाओ आगे उसे यहाँ कहता है कि अगर मैं यहाँ किसी नाइफ का यूज कर रहा होता है तो अभी तुम्हारी मौत हो जाती। आगे वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करूंगा, एक रूममेट होने के कारण मैं इन सब रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और एज अ रूममेट हम दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को अपना थ्रेट समझना चाहिए। आगे यूहाओ से ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे लेवल पे नहीं हूँ और इस हार के बाद ये याद रखना कि अब से तुम मेरी इंसल्ट नहीं करोगे। सीन अगले मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ यूहाओ मेडिटेट कर रहा होता है। तभी वांग डांग उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें क्लास के लिए नहीं जाना, अभी 7:30 हुआ है, क्लास आधे घंटे में शुरू हो जाएगी। इस पे यूहाओ कहता है कि अभी काफी टाइम है तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जिसपे वांग डांग उसे पागल कहता हुआ अपनी क्लास के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक की पावर ऑन करता है और उस पूरे एकेडमी में हम उस सोल गाइड की टूल को देख सकते हैं जिससे पावर रिलीज होती है, सारे के सारे काम कर लिए जाते हैं। यहाँ सोल लैंड के मेकर के काफी दाग देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही फुर्सत से इस पूरी एकेडमी को डिजाइन किया है। एक एक बारीकी और एक एक एलिमेंट का इन्होंने इसमें ख्याल रखा है। यही कारण है कि ये सीरीज इतना पॉपुलर है। आगे हम देखते हैं कि 5 मिनट सब बाकी होते हैं और क्लास शुरू ही होने वाला होता है। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे टीचर्स और मास्टर सोल के स्टूडेंट को अभी के अभी क्लासरूम में प्रेजेंट होना होगा। जो भी दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्लास में नहीं पहुंचा तो उसका बाद में एंट्री लेना वर्जित कर दिया जाएगा। यहाँ क्लासरूम में जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जैसे ही गिनती 1 पे पहुँचती है हम ऐन मौके पे देखते हैं कि एक गिनती ही क्लासरूम में यूहाओ की एंट्री होती है। अब यहाँ की वाइब ना पूरी हैरी पॉटर के सीन के जैसी लग रही होती है। यहाँ क्लास को भी पूरी उसी तरह से डिजाइन किया गया है और हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास उसका खुद का उल्लू भी होता है जो कि उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसी सोल गाइडेंस के टूल से बना था। साथ ही यहाँ उनके टीचर की एंट्री होती है जिसे सारे लोग खूसर बुढ़िया के नाम से चिढ़ाते हैं। अब इनका नाम मैडम जाओ होता है और ये इनकी फर्स्ट ईयर की टीचर होती हैं। वो साफ साफ शब्दों में सारे स्टूडेंट से कह देती है कि मेरी क्लास में कोई भी ट्रैश स्टूडेंट पास नहीं करेगा, तो मैं यहाँ की ट्रेनिंग मॉन्स्टर हूँ, तो जिसने भी यहाँ पे फाइट करने के उद्देश्य से यहाँ रजिस्टर किया है वो खड़े हो जाए। अब ये सुनकर सिर्फ वोंग डॉन और यूहाओ ही यहाँ खड़े होते हैं, जिसमें मैडम जाओ उनसे कहती है कि सिर्फ 2 ही खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इस साल भी सिर्फ लूजर्स ने ही रजिस्टर किया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस फाइट का क्या मतलब होता है? जिस एकेडमी में तुम आए हो वहाँ हर हाल में तुम्हें ऐसे चैलेंजेस को फेस करना होगा और सिर्फ वही स्टूडेंट जो काफी स्ट्रांग है इस चैलेंज को फेस कर पाएंगे। आगे बाकियों से वो कहती हैं कि वो सारे खड़े हो जाएं और अभी के अभी उस पूरी एकेडमी का 100 चक्कर लगाएं। ये सुनते ही सारे हैरान परेशान हो जाते हैं। मैडम जाओ उन्हें ये भी कहती है कि जो भी दिए हुए टाइम पे वो सारे इसके सारे राउंड कंप्लीट नहीं कर पाया उसे तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। जिसपे वहाँ पे एक स्टूडेंट कहता है कि हम आपकी ये बात क्यों माने, और वैसे भी हम यहाँ दौड़ने थोड़ी ना आए। इस पे यहाँ प्रोफेसर कहती है कि क्योंकि मैंने ऐसा करने को कहा है और जो भी इसे नहीं करना चाहता वो अभी इसी वक्त इस एकेडमी से बाहर चला जाए। ये कहते हुए यहाँ हमें प्रोफेसर की भौकाल वाली माया नजर आती है। उनकी जो सोल रिंग्स होती हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, लगभग वो 10,000 मिलियन साल पुरानी थी। उनकी ये माया देख के सारे स्टूडेंट सर पे हाथ पैर रख के भागते हैं। यहाँ प्रोफेसर उन्हें ये भी रिमाइंड करवाती हैं कि तुम्हें पूरे के पूरे 100 राउंड्स कंप्लीट करने होंगे और अगर अभी तुम लोग वो 10 राउंड नहीं पूरे करते तो उससे पहले ही यहाँ मारे जाओगे मेरे हाथों से। ये सुनकर जो इक्के दुक्के भी बचे हुए थे वो तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ वोंग डोंग और यूहाओ तो खड़ी होते हैं क्योंकि उन्हें तो जाने के लिए नहीं कहा जाता। आगे वो उन दोनों को बुलाती है और उनसे कहती है कि सो तुम लोग किससे फाइट कर रहे थे और क्यों फाइट कर रहे थे इसकी अभी रिपोर्ट दो। जिसपे यूहाओ उनसे कहता है कि ये मेरा रूममेट है और हमारी बस थोड़ी सी झड़प हो गई थी। यहाँ प्रोफेसर उन्हें कहती हैं कि रूममेट्स ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं और रूममेट्स ही साथ मिलकर अच्छी तरह से कंपटीशन में फाइट करते हैं। सो एज अ पनिशमेंट तुम लोगों को भी उनके साथ जाना होगा।
जिसपे वांग दान उससे कहता है कि अभी भी आपने तो कुछ और ही कहा था। यहाँ प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम्हें उनके साथ दौड़ना है, मैं तो कह रही हूँ तुम जाओ उनके साथ जॉग करो। याद रखना तुम दोनों की भी उन सब की तरह पूरे के पूरे 100 राउंड्स करने होंगे। यहाँ वांग दान गुस्से से प्रोफेसर के साथ और भी बहस करना चाहता था, लेकिन यू हाओ उसे खींचते हुए ले जाता है और उससे कहता है कि बेटर यही होगा कि वो जो कह रही हैं कि हम मान जाएं, क्योंकि अभी ना हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे ना हम उन्हें किसी तरह से अभी बीट कर पाएंगे। और अगर तुम इस अकेडमी में रहना चाहते हो तो तुम्हें इन टीचर्स को तो फॉलो करना ही होगा, क्योंकि मैडम जाओ स्ट्रिक्ट टीचर तो लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो हमारे लिए ही कर रही हैं। आगे वांग दांग यू हाओ से पूछता है कि जिस स्किल से मुझे तुमने कल रात हराया था, तो ये तुम्हारी कौन सी मार्शल सोल की स्किल है, क्योंकि मेरे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अब तक के मुझसे कम्पीट कर पाया है। जिसपे यू हाओ से कहता है कि हमेशा याद रखना कि तुम एक 10th लेवल के सोल रिंग से हार चुके हो। अब ये सुन के वांग दांग सोचता है कि यार ये तो काफी लो लेवल से मैं हार गया। आगे वो उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें बुली करे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कि अभी अभी तुमने मुझे उस खूबसूरत बुढ़िया से जो बचाया। इस पे यू हाओ से ये कहता हुआ कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने की, उससे आगे निकल जाता है। जिसपे वांग दांग उससे कहता है कि तुम तो काफी रूड हो यार, अब मैं क्या करूं कि बचपन से मेरे लेवल तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, तो लेकिन कभी भी मैंने प्राउड फील नहीं किया, मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। आगे हम देखते हैं यू हाओ से कहता है कि लेकिन हमारे इमोशंस तो बिल्कुल भी अलग हैं। ये सुनते हुए जो वांग दांग होता है उससे एकदम आगे निकल जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे करके उस लैब को पूरा कर रहे थे, लेकिन यहाँ सबकी हालत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही थी यू हाओ की। यू हाओ को अपने सामने सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। अब सारे के सारे स्टूडेंट अपना लैब पूरा कर लेते हैं और सबसे पहले पहुंचने वाला वांग दान होता है, लेकिन यहाँ जो सबसे पीछे रह जाता है वो यू हाओ रहता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो अब बेहोश होने वाला होता है कि वांग दांग उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। यहाँ वो अपने गॉडेस बटरफ्लाई के स्पिरिट का यूज करता है, जिससे वांग दांग की बॉडी लाइट हो जाती है और वो उसे उठाता हुआ ऊपर ले आता है। अब ये जो बटरफ्लाई होती है वो उस पूरे कॉन्टिनेंट की मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी। जिसकी ये बटरफ्लाई होगी उसकी जो मार्शल सोल है काफी ग्रेट होगी। जो मैडम जाओ होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट का नाम लेती है और उन्हें डायरेक्टली एक्सपेल कर दिया जाता है। उन स्टूडेंट्स के पूछने पर कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, प्रोफेसर उन्हें बताती है तुम लोगों ने इस राउंड को पूरा करने में किसी न किसी तरह से चीटिंग की है, इसीलिए तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है। इस पे उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि तो इस यू हाओ का क्या, जिसकी मदद इस वांग दान ने की है। प्रोफेसर उसे बताती है कि मैंने किसी को भी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करने से मना नहीं किया था। कि वो कहती हैं कि श्रेक एकेडमी का जो भी नया मॉन्स्टर होगा वो एक वॉरियर होगा और वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता, और अगर इस तरह के लोगों को कल्टीवेशन सिखाया जाए तो वो कंट्री के लिए सिर्फ डिजास्टर ही लाएंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट को श्रेक एकेडमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो अपने बैग पैक करो और यहाँ से निकलो। आगे फिर से उनकी क्लास रीस्टार्ट होती है, जिसपे प्रोफेसर अब यू हाओ से पूछ रही थी क्या कारण है कि तुम्हारी सोल पावर जो है वो एक्सप्लोड कर गई। जिसपे यू हाओ उन्हें साफ साफ बता देता है कि उसकी सोल पावर अभी 11th लेवल पे है। ये सुन के सारे हैरान रह जाते हैं कि आखिर जिसकी सोल पावर 11th लेवल पे है वो इस श्रेक एकेडमी में कैसे एडमिशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कम से कम एक स्टूडेंट का 15 लेवल के ऊपर क्रॉस करना जरूरी है। दूसरी तरफ जो वांग दान होता है वो शर्म के मारे अपने सर नीचे झुका लेता है कि आखिर मैं एक 11th लेवल से हार कैसे गया। जिसपे प्रोफेसर यहाँ उनके सवालों का जवाब देती है कि ये एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एकेडमी द्वारा रिलीज किए गए स्पेशल कोटा से आया है। चाहे ये कोई भी लेवल पे हो, इसने दिए हुए असाइनमेंट को तो वक्त पे पूरा किया, उसने पूरे के पूरा राउंड खत्म किया है और यही इसका साहस इसकी सबसे बड़ी बात है। आगे वो सबको ये भी रिमाइंड दिलवाती है कि कोई भी स्टूडेंट दिए गए असाइनमेंट को वक्त पे पूरा नहीं करेगा तो उसे तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उन सभी स्टूडेंट के बगल में एक एक ऑल होता है जो उन सब के आंसर्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। यहाँ उनकी क्लास ओवर होती है और आगे प्रोफेसर ये अनाउंस करती है कि आफ्टरनून में आप लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की क्लास होगी। सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं, लेकिन यू हाओ को प्रोफेसर रोक लेती है ये कहते हुए कि अभी कभी मेरे ऑफिस में आओ। सो इसी के साथ गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और बात करें मेरी थ्योरी की, तो जब से वांग दांग से यू हाओ मिला है इनके बीच हमें एक अलग सा स्पार्क देखने को मिलता है। यहाँ इनके बीच हमें खिटपिट वाली रोमांटिक एंगल को भी दिखाया जाएगा, लेकिन डरिए मत, ये वैसी वाली BL वाली सीरीज नहीं है। अब यहाँ इसकी हिडन थ्योरी हो सकती है कि वांग दांग जो है कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है जो अपने आप को ऐसा लड़का प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने रोल्स गिनवाए थे जैसे यू हाओ वांग दांग को टच करता है वो थोड़ा शर्मा सा जाता है। इस बात से यही साबित होता है कि ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन तो सिर्फ अपोजिट जेंडर में ही होता है और इससे भी ये प्रूव होता है कि आप ये सोचो कि किसी भी लड़की की जो मार्शल सोल होगी वो एक बटरफ्लाई की क्यों होगी। तो
तो इनके बीच इसी तरह के स्वीट से अट्रैक्शन होते ही रहेंगे, तो आप इसे गलत मत समझना। ये बहुत सारी सीरीज में इतने अमूमन दिखाई नहीं जाता, ये काफी रेयर किस्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। और ये जो मैं अज्यूम कर रही हूँ ना, ये सिर्फ मेरा ही अजम्पशन है, क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी सीरीज या जितने भी एनिमेशंस देखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा। आप लोगों को ये इसका हिडन प्लॉट अच्छा लग रहा है तो आप इनके अट्रैक्शन को एंजॉय कर सकते हो। और मिलेंगे आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मैडम जाओ होती हैं वो सभी स्टूडेंट को इस पूरे एकेडमी का राउंड लगाने को कहती हैं। सारे स्टूडेंट तो उस एकेडमी का पूरे 100 राउंड लगा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ जो युहाओ होता है वो राउंड खत्म करने के मात्र कुछ ही दूरी पे ही होता है और यहाँ पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। तभी उसकी मदद वांग डोंग करती है। अब यहाँ वांग डोंग एक लड़की है जो कि अब तक की लड़की के वेश में वहाँ रह रही होती है। अभी तक हमें इस बात का रीजन नहीं बताया गया है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। वैसा हम इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख के कह सकते हैं। साथ ही यहाँ जो वांग डोंग होती है उसकी मासल सोल जो होती है वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की होती है। अब आगे हम देखते हैं कि उनका क्लास तो खत्म हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर जो होती हैं वो युहाओ को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं युहाओ जो कि नर्वस लग रहा होता है वो प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंचता है। यहाँ मैडम जाओ उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी मासल सोल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार मैं उसे अब तक के फील नहीं कर, क्योंकि मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को भी मार्शल सोल को फील नहीं किया हो। तो मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मार्शल सोल को फील नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ये है किस चीज की। उधर दूसरी तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि अपने ही विचारों में गुम थी कि आखिर युहाओ को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, इवन कि उसकी पावर काफी लीस्ट है और वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक भी है। तो मैडम जाओ उसे इतना डिफेंड क्यों कर रही है और इतना फेवर करते हुए उन्होंने उसे ऑफिस में क्यों बुलाया है। और मैडम जाओ की इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से युहाओ जो एकेडमी का चक्कर लगाने वाली टास्क को भी पूरा नहीं कर सका था, कोई भी स्टूडेंट आगे फ्यूचर में उसके बारे में नहीं बात करेगा। ये तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि युहाओ अपनी मासल सोल को मैडम जोई के सामने प्रेजेंट करता है, जिसे देख के प्रोफेसर यहाँ कहने लगती है कि लगता है कि यही कारण है कि तांग क्लैन ने तुम्हें अपना स्पेशल गेस्ट स्टूडेंट चूज किया है। और मुझे लगता है कि जो तांग या जो कि अभी उस सेक्ट की लीडर है, जरूर उसने भी तुम में ये काबिलियत देखी होगी, इसीलिए उसने तुम्हारा यहाँ साथ दिया। आगे मैडम जाओ उसे अपने साथ चलने को कहती हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हम उस एकेडमी के एक अलग ही ब्रांच को देखते हैं और वो जगह बहुत ही लाइट होती है और काफी रिच वाइब दे रही थी। उस जगह को देख के युहाओ अमेज रह जाता है, जो कि हमें हैरी पॉटर मूवी की वाइब जैसी दिख रही होती है। आगे मैडम जाओ उसे सोल गाइड ब्रांच की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पे आइलैंड एकेडमी का एक एक्सपेरिमेंटल एरिया होता है। अब आगे मैडम जाओ एक उड़ती हुई चाबी से उस एरिया के डोर पे जैसे ही इंसर्ट करती है, तो डोर काफी रहस्यमयी तरीके से खुलता है। जैसे ही खुलता है हम अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। मैडम जाओ वहाँ के हेड मास्टर जिनका नाम फैनयुन होता है उन्हें बुलाती हैं और वो यहाँ परिचय करवाती हैं युहाओ का उनसे। युहाओ के बारे में उनसे कहती हैं कि इसके सोल पावर को देखो, ये तुम्हें अमेज्ड कर देंगी। इसमें मास्टर फैनयुन उसे देखते ही कहते हैं नो वे, इसके बॉडी और सोल पावर काफी वीक है और मुझे डर है कि इसके लिए अगर लीस्ट पावर का भी सोल गाइड बनाया जाए तो ये उसे भी हैंडल नहीं कर सकता। इसमें मैडम जाओ युहाओ से कहती है कि इसे अपनी पावर का एक्सपीरियंस करवा। कि तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करता है, जो कि होता है डिटेक्टिंग एंड शेयरिंग स्किल। और अपनी इस स्किल के कारण वो एक मिनिमल रेंज के अंडर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता था। डिटेक्ट करने के साथ ही वो अपनी इस स्किल को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकता था। अब अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करते ही वो मास्टर को भी ये फील करवाते हैं, जिससे मास्टर यहाँ हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके पास ये बेहतरीन स्किल आई कहाँ से। इसकी सोल बेस तो सिर्फ 10 लेवल की लग रही है। तभी युहाओ को याद आता है कि स्काई ट्रिमर ने उसे बताया था कि कभी भी ये नहीं बताना कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं, साथ ही तुम्हारी सोल बीस्ट कितने इयर्स ओल्ड की है ये भी नहीं बताना। इस पे युहाओ यहाँ खामोश रह जाता है। आगे मैडम जाओ जो होती हैं वो युहाओ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि इसकी जो मार्शल सोल है वो आइस की स्पिरिट की है। अब इस सीरीज में हर किसी की मार्शल सोल होती है जो कि स्पिरिट एट्रीब्यूट होती है, लेकिन यहाँ युहाओ का जो केस होता है वो काफी रेयरेस्ट होता है। उसकी मार्शल सोल म्यूटेंट होती है, मींस कि 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें। साथ ही इसकी सोल पावर यहाँ 10th लेवल की है, लेकिन ये इसकी सोल रिंग अब्सॉर्बिंग विंड की है, जो कि अपने आप में ही एक मिरेकल है। इससे मास्टर को भी यकीन आ जाता है और वो उसे वर्थ इट कहते हुए अपने बेस्ट स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि युहाओ को अपने साथ ले जाओ ताकि ये तुम्हें असिस्ट कर सके। तो थोड़ी देर में टेस्ट शूट होने वाले हैं उन सोल मिसाइल्स के, वहाँ ले जा करके इसके सोल स्किल का इस्तेमाल करो। ये हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट युहाओ को अपने साथ शूटिंग एरिना में ले जाता है। इधर दूसरी तरफ जो मास्टर होते हैं वो मैडम जाओ से इस बारे में बातें करने लगते हैं कि पिछले 10 सालों से मैंने काफी रिसर्च की है और सन मून एम्पायर ने जिस सोल गाइड को डेवलप किया था वो सबसे टेरिफाइंग सोल गाइड थी।
जिसमें मैडम जाओ उसे बताती, लेकिन मैडम जाओ फिर उसे कहती हैं कि इस सोल गाइड की भी कुछ लिमिटेशन है, वो लार्ज स्केल के लिए नहीं यूज किया जा सकता, वो अपनी किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही इस सोल गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसपे मास्टर कहते हैं कि इसकी इसी लिमिटेशन के कारण इस सोल गाइड को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिसके अकॉर्डिंग सोल मास्टर इसका यूज कर सके, लेकिन सिर्फ गिने चुने ही सोल मास्टर ने इनका यूज किया और सिर्फ उन्हीं की वजह से ही इस स्कूल में सोल गाइड का एक अलग ब्रांच है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट यूहाओ से कहता है सो तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। आगे हम उसकी सोल गाइड को देखते हैं जो काफी मैकेनिकल वे में ओपन होती है। उन सारे सोल मिसाइल्स के टारगेट को वो हिट कर देती है। सारे टारगेट के हिट करने के बाद ही उन्हें नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाता है। जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होते हैं उनकी चारों तरफ की सराउंडिंग चेंज हो जाती है। अब की बार इन्हें एक मूविंग टारगेट दिया जाता है। इन्हें जो टारगेट दिया जाता है वो छोटी छोटी बर्ड्स इधर उधर लेके घूम रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो यूहाओ सब कहता है कि मजबूती से खड़े रहना, क्योंकि उनकी सवारी एकाएक ही चेंज हो जाती है एक बड़े से आउल में। और यहाँ वो स्टूडेंट उन मूविंग टारगेट को चेस करने लगता है, लेकिन वो उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाता। कि तभी हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी सोल स्किल को यूज करता है जो कि होता है डिटेक्टिंग एंड शेयरिंग। वो बड़ी आसानी से उन टारगेट को डिटेक्ट करता है और फिर इस स्किल को शेयर करता है उस स्टूडेंट के साथ, जिससे उसे भी समझ में आ जाता है कि ये यूहाओ की स्किल है। अब वो बड़ी आसानी से उन 5 में से 4 टारगेट को तो हिट कर लेता है। लास्ट वाला टारगेट भी हिट हो जाता है, लेकिन उस टारगेट को लेकर के जो बीटल घूम रहा होता है वो भी मारा जाता है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल फॉर्मेशन ले लेता है जो उन दोनों पे ही आ गिरने वाला था। लेकिन तभी जो वो स्टूडेंट होता है यहाँ यूहाओ को कवर कर लेता है और वो एनर्जी बॉल वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। अब वे दोनों रियलिटी में वापस आते हैं जहाँ वो स्टूडेंट यहाँ यूहाओ की तारीफ करता है। तुम में एक अमेजिंग स्किल है, लेकिन तुम अपने टारगेट को एक लिमिट के अंदर ही डिटेक्ट कर पाते हो, मतलब कि तुम्हारी ये स्किल बहुत कम रेंज तक ही डिटेक्ट कर पाती है। इस पे मास्टर का भी यही कहना होता है कि अगर इसे फिक्स्ड सोल गाइड स्किल के साथ कॉर्पोरेट करना है तो इसकी स्किल की रेंज एटलीस्ट 100 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तभी यूहाओ उनके पास आके कहता है कि जैसे ही मेरी सोल पावर इंप्रूव होगी मेरी ये सोल स्किल है वो भी एक्सपैंड कर जाएगी, क्योंकि जब मैंने इस स्किल को एक्वायर किया था इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम थी। यह मास्टर को तो इस बात पे यकीन नहीं होता है कि कोई अपने सोल स्किल को भी इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत इम्पॉसिबल है। जिसपे यूहाओ उनसे कहता है क्योंकि मैं इस स्किल का ओनर हूँ तो मैं इसकी लिमिटेशन को जानता हूँ। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारी डिस्टेंस रेंज 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो उस दिन तुम आके मुझसे मिलना। मैं उस समय तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे सोल गाइड टूल्स को बनाया जाता है। आगे मास्टर अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो यूहाओ को सोल गाइड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे। आगे मास्टर यहाँ यूहाओ को जाते देख के कहते हैं कि अगर इसकी सोल स्किल इसी तरह से इम्प्रूव करना कंटिन्यू रखती है तो देखना ये श्रेक एकेडमी का नया डेविल मॉन्स्टर हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि यूहाओ उस स्टूडेंट को बिग ब्रदर कहते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ बिग ब्रदर का नाम सुनते ही वो जो स्टूडेंट होता है वो इमोशनल हो जाता है कि कोई था जो उसे बिग ब्रदर कहता था, लेकिन कोई नहीं, तुम अब से मुझे काइटो बुला सकते हो और यहाँ सभी लोग मुझे यही बुलाते हैं। आगे यूहाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू भी कहता है और उससे यू भी पूछता है कि अभी जिस सोल गाइड को उसने इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर ये है क्या। जिसपे काइटो उसे बताता है कि ये एक फिक्स्ड सोल गाइड है और इस सोल गाइड ब्रांच में हम मेनली 3 टाइप्स के सोल गाइड पे ही फोकस करते हैं। पहला जो होता है वो मिली सोल गाइड होता है जो यूजुअली जनरल काइंड ऑफ वेपन्स होते हैं और इन्हें यूज करने के लिए ज्यादा सोल पावर की जरूरत नहीं होती। ये थोड़े से ही सोल पावर के साथ इतनी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि ये किसी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। दूसरी होती है लॉन्ग रेंज सोल गाइड और तीसरी होती है हाई लेवल की सोल गाइड। अब ये तीनों ही मिलिट्री सोल गाइड्स होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं। जिसपे यहाँ यूहाओ उनसे पूछता है कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। काइटो उसे बताता है कि पहले और दूसरे में तो ज्यादा सोल पावर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तीसरे में तुम्हें अच्छी खासी सोल पावर की जरूरत होती है और अभी जो तुमने देखा वो तीसरा ही था। आगे वो बताता है जिनकी सोल पावर की एट्रीब्यूट्स काफी वीक होती है, लाइक फायर या आइस या लाइटनिंग की होती है, उनका इस्तेमाल वो सोल गाइड डिफेंस बनाने के लिए करते हैं। आगे वो बताता है ये फिक्स सोल गाइड जैसे जैसे अपने हाई रेंज पे बढ़ते हैं इनकी डिस्टेंस रेंज भी लॉन्गर होती जाती है। जिसपे यूहाओ को यहाँ समझ जाता है कि जो जितनी ज्यादा लॉन्ग रेंज के सोल गाइड को इंस्टॉल कर पाएगा वो उतनी ही ज्यादा पावरफुली उसे क्रश भी कर पाएगा। इस पे काइटो कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, लेकिन हर चीज का यहाँ प्राइस चुकाना होता है। ये फिक्स सोल गाइड तो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसीलिए इनका इस्तेमाल उन कैनियंस में किया जाता है। मींस के बहुत बड़े बड़े तोप बनाए जाते हैं जो कि किसी के सोल एट्रीब्यूट से ही चलते हैं। लेकिन अब तक की इस सोल गाइड की एक लिमिटेशन है, इनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है किसी मूविंग टारगेट को एम करना। और यही कारण है कि जो मैडम जाओ होती हैं वो यूहाओ को इस ब्रांच में लेकर आई होती हैं ताकि वो इसकी स्किल और फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सके उन टारगेट्स के लोकेशन को एम करने में
आगे काइटो भी यही कहता है कि ये सोल गाइड की जो पावर है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और अगर कोई अपने टारगेट को एक्यूरेटली एकदम लोकेट कर पाए तो सोल मास्टर की अटैक करने की जो पावर होगी वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ये सुन के यहाँ युहाओ बहुत अमेज रह जाता है कि क्या 10 गुना बढ़ जाएगी। आगे काइटो उसे एक लॉलीपॉप देते हुए कहता है कि अगर तुम कभी इस एकेडमी में आते हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। जिस पे युहाओ से कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने इस डिस्टेंस की रेंज को इम्प्रूव करने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडम जाओई यहाँ युहाओ से कह रही होती है कि जो सोल गाइड ब्रांच है उसके मास्टर फैन यू काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड मास्टर है। अगर तुम उनके डिसिपल बन जाते हो तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है तुम डेविल मॉन्स्टर बन जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो फ्रेशमैन का असेसमेंट है उसे पास करना होगा जो हर 3 महीने में एक बार होता है और अगर कोई भी उस टेस्ट को पास करने में नाकाम हो जाता है तो उसे तुरंत ही स्कूल से एलिमिनेट कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे रहे या कोई भी फैमिली से बिलोंग करता हो। तो याद रखना रूल्स होते हैं, उन्हें किसी के लिए भी तोड़ा नहीं जा सकता और तुम्हें बहुत ही कट्टरता से रूल्स को निभाना होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी युहाओ को पीछे से कोई आवाज देता है। ये तांगिया होती है जो युहाओ से पूछती है क्या तुम्हें कोई पैसे की जरूरत है, तुम आज रात मेरे साथ एक जगह चलना जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इतना कहते हुए वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तभी हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि क्लास 5 मिनट में शुरू होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट है जल्द से जल्द क्लास में पहुंचे। सारे लोग क्लास में पहुंच जाते हैं और वहीं वोंग दोंग होती है जो युहाओ के बारे में सोच रही थी कि आखिर इस युहाओ की मार्शल सोल किस चीज की है। आगे वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मार्शल सोल के बारे में पता है, ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की है जिसे गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई भी कहते हैं। जिस पे यहाँ युहाओ से बता देता है कि मेरी मार्शल सोल आइज की है, इसे तुम स्पिरिचुअल आई भी कर सकते हो और यही रीजन है कि तुम उस दिन मुझ पे अटैक नहीं कर सके थे क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल आई से तुम्हारी हर एक मूव को पहले ही डिटेक्ट कर लिया था और मैं अपनी सोल स्किल का यूज करते ही पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुका था तुम्हारी अगली मूव क्या होने वाली है। इस पे वोंग दोंग कहती है तो अच्छा ये बात थी, लेकिन याद रखना मेरी मार्शल सोल तुम्हारे से कई ज्यादा रेयरेस्ट है। अगर युहाओ उससे उसके सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछता है जिस पे वो कहती है कि ये एक मिस्ट्री है जिसे तुम कभी नहीं सुलझा सकते। तभी बिल रिंग होता है और मैडम जाओ वहाँ पे अपेयर होती हैं। अब जैसे ही वो आती हैं सारे स्टूडेंट को असेंबली में फौरन इकट्ठा होने को कहती हैं। सारे के सारे स्टूडेंट 1 सेकंड के अंदर ही फौरन रो बना के खड़े हो जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर उन्हें ये अनाउंस करती है कि हर एक स्टूडेंट को उसकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक आयरन क्लॉथ दिया जा रहा है। ये आर्मर उन्हें पहनना है और इस पूरी एकेडमी का चक्कर लगाना है, लेकिन इसमें कोई भी अपनी सोल पावर को यूज नहीं करेगा जब तक कि बेल रिंग नहीं हो जाती और ना ही इसमें कोई अपनी सोल स्किल का यूज करेगा। जो इस जितने कम राउंड्स लगाएगा उसके एक्सपेल होने के काफी ज्यादा चांसेस है और इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ही इस फर्स्ट ईयर का मॉनिटर चूज किया जाएगा। अब ये सुन के कि उन्हें फिर से इस एकेडमी का पूरा चक्कर लगाना है, सारे के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं कि तभी उनमें से एक लड़की मैडम जाओई से पूछती है कि मैं सपोर्टिंग कैबिनेट तभी एक लड़की मैडम जाओई से पूछती है कि मैं सपोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, क्या मुझे भी दौड़ना है। उसके सवाल से मैडम जाओ यहाँ भड़क जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ काफी अनफेयर कर रही हूँ तुम लोग के साथ, लेकिन बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही जो सोल मास्टर्स की मार्शल सोल होती है वो अलग अलग तरह से डिवाइडेड होती है। कोई स्ट्रॉन्ग अटैक ब्रांच में होता है तो किसी के मार्शल सोल एड ब्रांच या फूड ब्रांच में होती है, कोई कंट्रोल ब्रांच में होता है तो कोई डिफेंस ब्रांच में होता है और इसी तरह से और भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं जो उनके सोल स्पिरिट्स को डिवाइड करते हैं। और आज तुम्हारी ये टेस्ट है यही बताएगा कि तुम्हारी जो फिजिकल लेवल है वो किस ब्रांच से रिलेटेड है। तो क्या तुम्हारा यही सवाल करना कि मैडम क्या मैं भी यहाँ दौड़ सकती हूँ, ये गलत है क्योंकि तुम अगर बैटल फील्ड में जाओगी तो क्या तुम्हारे दुश्मन तुमसे पूछेंगे तुम्हें मारने से पहले कि तुम किस जेंडर से बिलोंग करती हो। ये सुनते ही वो सारे स्टूडेंट वहाँ पे रनिंग करने लगते हैं। कई सारे राउंड्स लगाने के बाद वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो युहाओ होता है उन सभी से पीछे होता है। सारे के सारे 10-15 राउंड लगा चुके होते हैं, लेकिन युहाओ अभी तक 2 ही राउंड लगा चुका होता है। अब उनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो होती है वोंग दोंग होती है। वो जब भी युहाओ के करीब से गुजरती है इन दोनों की जो आई कांटेक्ट होता है बहुत ही प्यारा था। सारे के सारे स्टूडेंट तो यहाँ पहले युहाओ से काफी आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब युहाओ उनके पोजीशन पे पहुंचता है तो देखता है सारे थक के हार चुके हैं। लेकिन यहाँ युहाओ की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो बहुत ज्यादा थकने के बावजूद भी एक बार भी नहीं रुकता। इस चीज को देख के यहाँ वोंग दोंग बहुत हैरान रह जाती है। यहाँ सोच रही होती है कि इसकी सोल पावर सबसे ज्यादा वीक है और इसकी फिजिकल एबिलिटी तो उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन ये अब भी हार नहीं मान रहा। दूसरी ओर युहाओ सोच रहा होता है कि उसे किसी भी तरह से ये एग्जाम पास करना है और उस सोल गाइड ब्रांच में एंट्री लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अब नहीं रुकेगा।
तभी हम देखते हैं कि यूहाओ भी अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसके बॉडी में हमें एक ऐसे प्लेस को दिखाया जाता है जो उसके लिमिट्स को डिसाइड करता है। ये ज़ुआनतियान पैलेस होती है जो उसके एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी। इसमें हमें बताया जाता है कि जब किसी की बॉडी उसके एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे क्रॉस कर जाती है तो फिर वो ज़ुआनतियान स्ट्राइक को परफॉर्म करने लगता है और इस एक्शन के अकॉर्डिंग वो इंसान तो बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन उसकी विल पावर यहाँ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि वो उसे रुकने से मना कर देती है। अब इसकी विल पावर को देख के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी भी एकदम लिमिट क्रॉस कर जाती है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है वांगतांग उसे थाम लेती है और वो उसे सहारा देते हुए उन लैब्स को कंप्लीट करती है। इधर यूहाओ को देखते ही सारे स्टूडेंट में ये जज्बा आ जाता है और वो भी उसे फॉलो करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं और उनके इस बिहेवियर को देख के जो मैडम जाओई होती हैं इम्प्रेस हो जाती हैं कि इन स्टूडेंट्स ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे इन लोगों ने आज यहाँ से प्रेस कर दिया है। कि तभी हम देखते हैं कि वो बेल रिंग होती है और सब सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं। तभी मैडम जाओई वहाँ पे आती है और उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि जब तक कि बेल रिंग ना हो तुम्हें रुकना नहीं है, लेकिन तुम सब रुक गए थे सिवाय यूहाओ के, तो तुम लोगों ने मेरे इस रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम सभी को यहाँ एलिमिनेट किया जाता है। सुनकर सारे हैरान परेशान हो जाते हैं कि इतनी मुश्किलों से हमने ये राउंड कवर किया है और अब भी एक्सपेल कर दिए जा रहे हैं। ये तभी मैडम जाओ इन सभी से कहती हैं कि लेकिन तुम लोगों ने यूहाओ के विल पावर को देख के अपने आप को मोटिवेट किया और आखिरकार इस टास्क को एक दूसरे की मदद से पूरा किया। तुम लोगों को आज के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब है कि आज किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब ये सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मैडम जाओ सोच रही होती है कि मैंने अपने टीचिंग करियर में आज तक के किसी को भी नहीं देखा है जिसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर हो। सो यूहाओ तुमने तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है अपनी अमेजिंग स्किल से। आगे वो सोचती हैं कि ये 91 स्टूडेंट्स जो एक दूसरे का नाम भी अभी तक नहीं जानते, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही आगे जाके इशरक एकेडमी के न्यू डेवल्स बनेंगे। आगे जैसे ही मैडम जाओ ये अनाउंसमेंट करने वाली होती हैं कि तो इस क्लास 1 का जो नया मॉनिटर होने वाला है, सारे के सारे स्टूडेंट मैडम जाओ के कहे बिना ही चिल्लाने लगती हैं कि वो यूहाओ है। यहाँ प्रोफेसर भी यह अनाउंस कर देती हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हुआ यूहाओ है। सारे स्टूडेंट यहाँ यूहाओ के लिए चीयरिंग करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं होता है खत्म। अब यूहाओ के यहाँ मॉनिटर बनने की खुशी में आप लोग इस वीडियो को लाइक तो कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और इस सीरीज की ये बात तो तय है कि इसके एक एक पॉइंट को काफी बारीकी से डिजाइन किया गया है। एक एक चीज को इतनी बढ़िया तरीके से एनिमेट किया गया है कि जैसे लगता हो कि आप हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजीज की सीरीज देख रहे हो। आगे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि जो यहाँ वांगतांग है वो किसी न किसी तरह से रिलेट करेगी उस तैंग शैन से और तैंग शैन से रिलेटेड होने के कारण ही ये अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इस इशरक एकेडमी में आई है और बहुत ही जल्द हमें एक लव एंगल दिखाया जाएगा यहाँ यूहाओ और वांगतांग के बीच भी। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।